Hello students, I am back with the third lecture of our chapter, the rat trap. In the previous lecture, I have already discussed with you how the peddler, the main character of the chapter, the peddler, the rat trap seller, meets with the crofter, and the crofter gives him shelter for one night. They both interact with each other and become friendly, but somehow the peddler does not changes his way and he steals 30 kroner from his pocket, his leather pocket of the crofter. क्रॉफ्टर के लेदर पाउच में से वो 30 kroner निकाल लेता है एंड ही डिसीव्स हिम, उसको धोखा दे देता है एंड वेंट अवे इन द वुड, और वो कहाँ चला जाता है, जंगल में चला जाता है. एंड देयर ही इज़ लॉस्ट, ही डजंट फाइंड हिज वे बैक, उसको जगह नहीं मिल रही है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है एंड ही इज़ लॉस्ट इन द वुड्स, उसको वो जंगल में खो चुका है. एंड नाउ वी विल रीड द चैप्टर अहेड. It was late in December. Darkness was already descending over the forest. As I told you that the peddler, the rat trap seller, was stuck there in a forest and he doesn't find his way because the forest was too dense and it was very thick. डेंस फॉरेस्ट, डीप फॉरेस्ट, बहुत ही घना जंगल था जिसमें वो खो जाता है. एंड द रोड्स वर एंड द वे, द जो रास्ता था वो बहुत ही जिगजैग और बैक एंड फोर्थ, बहुत स्ट्रेंज वियर्ड रास्ता था. सो ही डजंट फाइंड हिज वे, उसको समझ में नहीं आता है कि रास्ते से कैसे निकले और वो क्यों जाता है जंगल में. वो इसलिए जंगल में चला जाता है क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो मेन रोड से, हाईवे से अगर जाएगा तो ही हैज़ स्टोलन समथिंग, ही हैज़ स्टोलन 30 kroner फ्रॉम द पेडलर, सॉरी क्रॉफ्टर. वो क्रॉफ्टर के 30 kroner चुरा करके वहाँ से भाग रहा था. तो अगर वो मेन रोड से जाएगा तो उसका खतरा, उसके पकड़ाने का, पकड़े जाने का खतरा ज़्यादा होगा. दैट्स वाई ही टर्न ऑफ द रोड, वो सड़क से उतर करके और जंगल के रास्ते से कहीं जाने की कोशिश करता है. बट ही इज़ लॉस्ट, लेकिन वो वहाँ खो जाता है. नाउ ही इज़ ट्रैप्ड इन हिज ओन रैट ट्रैप, मतलब वो खुद ही फंस गया है अपने रैट ट्रैप में, यानी कि वो दुनिया को रैट ट्रैप कहता है ना. और वो आज जो पैसे और बाकी जो लग्जरी चीज़ें होती है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती है, वो सब चारा, उनको चारा कहता है और इंसान को वो रैट कहता है. तो आज वो अपने ही मेटाफर में वो क्या हो गया, उलझ गया है. आज वो जंगल क्या बन गया, उसके लिए रैट ट्रैप बन गया, उसमें ही वो फंस गया है. बस वो 30 kroner की वजह से अब वो वहाँ से निकल नहीं पा रहा है. और जिस दिन की ये बात है, जिस दिन ये सब हो रहा है, वो दिसंबर का समय था. लेट इन दिसंबर, मतलब दिसंबर का आखिरी के कुछ दिन चल रहे थे. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग, अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है ठंड के मौसम में, तो उसी तरीके से बाहर अंधेरा भी हो चुका था ओवर द फॉरेस्ट. और जंगलों में ज़्यादा घना जो जंगल होता है ना, घने जंगलों में क्या होता है कि बाहर तो आपको थोड़ी बहुत रोशनी पड़ेगी भी, लेकिन घने जंगलों में सनलाइट और मूनलाइट बहुत ज़्यादा नहीं पहुंच पाता है. उस वजह से और भी डार्क और भयानक लगते हैं जंगल. ठीक है. दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर. तो जंगल में अंधेरे होने की वजह से वहाँ का डेंजर भी बढ़ जाता है, क्योंकि जंगल है, घना है, दूसरी बात. और वहाँ पे क्या है कि जंगली जानवर रहते हैं, चोर डाकू सब वहीं पे जंगल में ही ज़्यादातर रहते हैं. तो उसको डर लगने लगा, उसके लिए ख़तरा ज़्यादा बढ़ गया था और उसके पास पैसे भी थे. एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम, और इस डर की वजह से उसका ग्लूम एंड डिस्पेयर बढ़ जाता है. ग्लूम का मतलब होता है उदासी, ग्लूम का मतलब होता है सैडनेस, और डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा. उदासी और निराशा उसकी ओर बढ़ जाती है. फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक ऑन द ग्राउंड. अब वो बहुत हाथ पैर मारता है, उसको कोई रास्ता नहीं नज़र आता है, सब जगह वो ढूंढता है, जाने की कोशिश करता है. लास्ट में वो बहुत थक जाता है आखिरकार, और वो ही सैंक डाउन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में ज़मीन पर बैठ जाता है थक करके. टायर्ड टू डेथ, इतना ज़्यादा थक गया है, ऐसा लग रहा है कि अब उसमें जान नहीं बची है, अब वो मर जाएगा. बिल्कुल इतना थक गया है वो. तो टायर्ड टू डेथ बोलते हैं ना कि नहीं अब मेरे में जान नहीं है, अब हम मर जाएंगे, और अगर चले तो अब हम नहीं रहेंगे. तो ये फ्रेज़ है टायर्ड टू डेथ. वो बहुत ज़्यादा थक चुका है. थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, लेकिन यहाँ लिटरली वो बहुत ज़्यादा थक चुका है और उसके दिमाग में ये चल रहा है कि अब उसका आखिरी समय आ गया है. इससे ज़्यादा अगर वो ढूंढता है, चल पाता है, क्योंकि इंसान खुश होता है
तो वो थक भी जाए तो वो एंजॉय कर लेता है, या उसमें विल ख़त्म नहीं हो जाता है जीने का। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो डरा हुआ है क्योंकि वो घने जंगल में फंसा हुआ है। दूसरा चीज़ कि अब उसको क्या हो रहा है कि फीलिंग आ रही है कि उसने वो फंस चुका है अपने ही रैट ट्रैप में, इस दुनिया में वो फंस गया है। तीसरी चीज़ कि वो इतना ज़्यादा फिज़िकली थक गया है कि अब उससे उठा नहीं जा रहा है, आगे चला नहीं जा रहा है, और वो उदास और निराश भी है। इस वजह से उसको क्या लग रहा है कि अब उसका अंत नज़दीक आ गया है, अब वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड। तो ये सब सोचते सोचते वो ज़मीन पर लेटता है, और लेटता जैसे ही तो उसका सर जो है वो जैसे ही वो अपने ज़मीन पे रखता है तो उसको एक कान आवाज़ सुनाई देती है। जैसे क्या होता है, हम लोग कोई भी आवाज़ या वाइब्रेशंस जो होता है वो ज़मीन में होता है, तो अगर हम कान लगा के सुने तो हम लोग को समझ में आता है कि किस दिशा में वाइब्रेशन हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से आप रेलवे की पटरी पे, ट्रैक पे अगर कान लगा के सुनोगे तो आपको समझ में आता है कि ट्रेन आ रही है, यानी ये ट्रेन दूर में है, नज़दीक में है। वो ट्रेन की पटरी पे कान लगा के, तो वो वाइब्रेशंस की वजह से वो समझ में आता है। उसी तरीके से ये क्या करता है, जैसे ही वो थक के लेटता है ज़मीन पे, अपना सर रखता है, तो उसको सुनाई देता है आवाज़ें सुनाई देती है उसको। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, उसको किसी चीज़ के पटकने की आवाज़। थम्प का मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से किसी चीज़ को ज़मीन पर मारना। हाथी अपना पाँव रखता है ज़मीन पर तो उसको थम्पिंग कहते हैं। ठीक है, तो ज़ोर ज़ोर से किसी चीज़ के थम्पिंग की आवाज़ आ रही थी उसको। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, और इस बात में कोई संदेह नहीं था कि वो किस चीज़ की आवाज़ होगी। क्यों संदेह नहीं था कि किस चीज़ की आवाज़ होगी? क्योंकि वो जगह क्या था, माइंस था। ठीक है, और माइंस में अगर किसी चीज़ के ज़ोर ज़ोर से हथौड़े मारने की या पटकने की आवाज़ आ रही है तो मतलब आसपास कहीं पे माइंस में काम चल रहा होगा। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि एक बहुत फेमस आयरन वर्क का नाम वहाँ पे फेमस था, ठीक है, रामजो आयरन वर्क्स। ये नाम वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस था क्योंकि ये, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको CCL और टाटा आयरन एंड स्टील ये सब काफ़ी फेमस माइंस और ये सब जगह है, वैसे ही यहाँ वहाँ पे रामजो आयरन वर्क्स था। तो इससे ये बात बहुत ही यू कैन से एविडेंट थी कि आसपास आयरन वर्क का काम चल रहा है, माइन में कोई ना कोई काम कर रहा है, यानी कि वो वहाँ, इसको इस बात की राहत की सांस आई कि वो वहाँ अकेला नहीं है। There was no doubt as to what that was. He raised himself. उसमें हिम्मत आ गई। अभी वो क्या हो गया, निराश होकर के डिस्पेयर और ग्लूम में हिम्मत हार गया था, लेट गया कि अब अगर हम उठे या चले तो अब हम नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे। इस तरीके का उसको क्या हो गया था, उसको फीलिंग आ रही थी, लेकिन अब उसमें कहीं ना कहीं से हिम्मत आ गई। जैसे उसने साउंड सुना तो वो अपने आप को उठाता है, मतलब हिम्मत करता है उठने की। Those are the hammer strokes from an iron mill. और वो जो आवाज़ थी वो क्या थी, हैमर स्ट्रोक, मतलब बड़ा सा हथौड़ा जब पटका जाता है, आयरन पे मारा जाता है ना, तो आयरन मिल में जहाँ काम होता है वहाँ पे हथौड़े मारते हैं लोहे पे पिघला करके फिर उसको हथौड़ा मारा जाता है। तो वो उसकी आवाज़ थी, आयरन स्ट्रोक्स की आवाज़ थी, और वो उसको समझ में आ गया था। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, उसको राहत की सांस आती है कि आसपास ज़रूर लोग होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, वो अपने सारे हिम्मत को, सारे स्ट्रेंथ को, सारी ताकत को इकट्ठा करता है। समन्ड का मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, वो अपनी सारी ताकत को, सारे हिम्मत को क्या करता है, इकट्ठा करता है। गॉट अप, उठता है, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और कांपते कांपते, स्टैगर्ड का मतलब कांपते हुए चलना या कांपना, थरथराते हुए वो आगे बढ़ता है। ठीक है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से आवाज़ें आ रही थी। द रामजो वो आयरन वर्क्स, सॉरी द स्पेलिंग इज द रामजो आयरन वर्क्स, डजेंट मैटर बिकॉज जे इसमें साइलेंट है। मैंने आपको बताया था कि स्वीडन में जे को प्रोनाउंस नहीं करते, तो जे इसमें साइलेंट है। तो द रामजो आयरन वर्क्स विच आर क्लोज्ड नाउ वर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर्स, रोलिंग मिल एंड फॉर्ज। ये जो रामजो आयरन वर्क है, जिस समय ये स्टोरी के बारे में बताया जा रहा है, उस समय यह लिखा गया होगा स्टोरी को, ये बहुत फेमस था
लेकिन ये बंद हो चुका था स्टोरी के हिसाब से। ये जो आयरन वर्क्स है ये बंद पड़ा हुआ था काफ़ी समय से, वर नॉट सो लॉन्ग अगो, लेकिन जिस समय ये था उस समय ये एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री थी, एक लार्ज प्लांट था, प्लांट फैक्ट्री को कहते हैं। तो विथ स्मेल्टर्स, रोलिंग मिल एंड फॉर्ज, वहाँ पे क्या क्या थे, स्मेल्टर्स थे जहाँ लोहे को पिघलाया जाता है, और रोलिंग मिल था जहाँ मिल होता है ना जहाँ पे चक्की वक्की होती है वो सब होता, एंड फॉर्ज जहाँ पे ये सब हार्डवेयर का काम होता है, जहाँ चीज़ों को पिघला करके, अब लोहे को पिघलाया जाता होगा तो अलग अलग सेक्शंस होते हैं जहाँ पे पहले पिघलाया जा रहा है, फिर उसको आयरन के वो में कन्वर्ट किया जा रहा है मिल में, फिर वहाँ से कुछ और चीज़ें बनाई जा रही होंगी, तो सब अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो रोलिंग मिल था, स्मेल्टर था और फॉर्ज था जहाँ पे लोग काम करते थे। अलग एक पूरा एक प्लांट हुआ करता था, बड़ा सा फैक्ट्री हुई करती थी ये। In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scores slid down the canal. और जब ये चलता था, जब इसका अच्छा खासा प्रोडक्शन था, तब वहाँ पे क्या था, समर टाइम में, गर्मी के टाइम में क्या होता था कि barges and scows, ये दोनों एक तरह के बोट होते हैं जिसपे गुड्स, सामान को, माल जैसे मालगाड़ी होती है ना, वैसे ही ट्रेडिंग के लिए ये बोट्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें माल लद के आता है, फिर उसको पोर्ट पे, हार्बर में उतारा जाता है, वहाँ से एक्सचेंज होते हैं गुड्स, तो उसको बार्जेस एंड स्काउस कहते हैं। तो यहाँ से मिल में से जो भी सामान रेडी होता था वो इनमें ऐसे बोट्स में, ये बहुत फ्लैट होते हैं नीचे में, और उसमें लाद दिया जाता था, लोड कर दिया जाता था, और फिर कैनल्स के थ्रू भेज दिया जाता था, which led to a large inland in lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. और ये जो बार्जेस और स्काउस थे कि कहाँ जाते थे, इनलैंड लेक में जाते थे। इनलैंड का मतलब होता है शहर की जो बाउंड्री होता है वहाँ तक जाते थे, किसी भी शहर का, किसी भी कंट्री का जो बाउंड्री होता है, और वहाँ पे कुछ पोर्ट होते हैं, कुछ कोचेज़ होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे एक्सचेंज होता है, जहाँ फैक्ट्रीज होती है, तो उसको इनलैंड बोला जाता है, ठीक है। और एंड इन विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल, और ये तो गर्मी की बात हो रही है कि गर्मी में ये सारी चीज़ों को लोड किया जाता था, इनलैंड लेक में भेजा जाता था, और ठंड में क्या होती थी कि रोड से जाता था ये सारा सामान, और रोड से जाने की वजह से क्या होता था, जो सड़कें थी वो पूरी काली हो गई थी डस्ट की वजह से। आप ऐसे भी धनबाद, बोकारो इधर जाओगे जहाँ कोयला वाला एरिया होता है, या रामगढ़ साइड, तो आपको रोड में ना बहुत ज़्यादा कोल डस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट होता है ट्रक वगैरह से, तो उसमें जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो झड़ते जाते हैं, उस वजह से क्या होता है, डस्ट जो है वो इधर ही सेटल हो जाता है, और बड़े बड़े जो क्रेट्स होते हैं, बड़े बड़ा जो टुकड़ा होता है चारकोल का, कोयला का, वो सब गाड़ी में रहता है, और बाकी सारा डस्ट इधर गिरता हुआ जाता है, उस वजह से ये जो सड़कें थी वो काली हो गई थी। During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on an anvil. अब ये वहाँ पहुँच गया, ठीक है। ये आयरन मिल में जो पेडलर है वो थक हार के किसी तरीके से लड़खड़ाते हुए, काँपते हुए वहाँ तक पहुँच गया, आयरन मिल तक पहुँचा। वहाँ ये देखता है तो कि बहुत लंबी शाम है, और क्रिसमस के जस्ट पहले वाला जो शाम होता है, तो उस टाइम पे क्या है कि दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है, इसलिए उसको बड़ा दिन का छुट्टी भी बोला जाता है। जो विंटर वेकेशन मिलता है उस टाइम से क्या होता है कि दिन लंबे होने शुरू हो जाते हैं। तो द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फॉर्ज नियर द फर्नेस, वहाँ पे एक स्मिथ है यानी कि एक लोहार है, वो मास्टर स्मिथ है, सबको को सिखा रहा है वो, और उसके जो हेल्पर्स हैं वो लोग एक बड़े से एक कारखाने में बैठे हुए हैं, और वहाँ पे भट्टी जल रही है, भट्टी के पास बैठे हुए हैं, और वो लोग वेट कर रहे हैं एक बड़े से आयरन, पिग आयरन का। पिग आयरन का मतलब होता है कच्चा लोहा, पिग आयरन मीन्स कच्चा लोहा, इसके पिघलने का वेट कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी एक ऐसे लोहार की दुकान में जाओगे तो आप देखोगे कि पहले आयरन को वहाँ पे बहुत भट्टी होती है, आग जल रही होती है, कोयले पे लोहे को पिघलाया जाता है। जब वो पूरा ऑरेंज हो जाता है
तो फिर उसको पीट पीट करके और उसको शेप दिया जाता है, वो पिघल जाता है लोहा, तो उसके बाद उसको ठंडे होने से पहले उस पर हथौड़ा मारा जाता है और उसको शेप दिया जाता है, जिस भी शेप में आप उसको करना चाहते हो उसको मोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये लोग वेट करते, जो मास्टर स्मिथ था और जो उसके हेल्पर थे वो वेट कर रहे थे कि ये जो पिग आयरन है यानी कच्चा लोहा है वो पिघल जाए एंड टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, और इसको जल्दी से वो लोग एनविल पे रखें। एनविल क्या होती है? एनविल वो होता है एक लोहे का एक पट्टे का जैसा होता है, एक बड़ा सा पीढ़ा के जैसा होता है जिसके ऊपर लोहे को रख के मारा जाता है, लोहे का पीढ़ा जिसके ऊपर दूसरे लोहे को रख के और हथौड़ी से मारा जाता है, उसको एनविल कहते हैं, ठीक है। निहाई हिंदी में क्या कहा जाता है इससे। हेवी सा ब्लॉक होता है, ईंटे के बराबर बड़ा सा ब्लॉक होता है लोहे का जिसके ऊपर पीटने के काम आता है वो। Every now and then one of them got up and to stir the glowing mass of the long iron bar. एक बार बारी बारी से उठते थे, एक बार वो उठता था, आयरन स्मिथ उठता था, एक बार उसके हेल्पर उठता था, एक बार उसके हेल्पर उठते थे एक एक करके, तो दोनों अपनी अपनी बारी से उठते थे, उसको घुमाते थे। करने का मतलब घुमाना पड़ता है, एक साइड से वो पक गया दूसरे साइड से उसको पका रहे हैं, तो उस एक एक करके लोग अपना टर्न वेट करते थे टर्न का कि अब मेरी बारी आएगी, तो एक एक करके वो लोग उठते थे, उसको घुमाते थे और उसका वेट कर रहे थे कि पूरी तरीके से तैयार हो जाए तो फिर उसको एनविल पे रखेंगे। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ कुछ देर के बाद। ड्रिपिंग विथ पर्सपिरेशन, ड्रिपिंग विथ पर्सपिरेशन का मतलब है ड्रिपिंग का मतलब होता है टपकना। पसीना, ठीक है। तो पूरे वो लोग उतने उतनी भट्टी के सामने उतनी गर्माहट में ठंड में वो लोग हैं, ठंड का मौसम है लेकिन स्टिल पूरे सबकी बॉडी से क्या हो रहा है, पसीना टपक रहा है, ठीक है, क्योंकि वो लोग भट्टी के सामने बैठे हुए हैं। दो एज वॉज द कस्टम ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़। और वहाँ कस्टम के हिसाब से ऐसा कस्टम था नहीं लेकिन वो लोग को कंफर्टेबल लगता था पहनना, इसीलिए वो लोग एक लंबी सी शर्ट पहनते थे और नीचे लकड़ी के जूते पहनते, लकड़ी का जूता वो कस्टम, बट वो लोग एक लंबी सी शर्ट पहनते थे क्योंकि वहाँ जितने भी लोग काम करते थे वो लोग कुछ भी नहीं पहनते थे, बस लंबी सी शर्ट पहनते थे और वुडन का लकड़ी का जूते पहनते थे वो लोग, ठीक है। तो ये वहाँ पे जो वर्कर्स होंगे उनका कुछ ऐसा यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड होगा जिसकी वजह से जो उन लोगों काम करने में या तो कंफर्टेबल होगा या सेफ्टी के पर्पस से वो लोग लकड़ी के जूते पहना करते थे, ठीक है। क्योंकि बाकी किसी का जूता पहनेंगे हो सकता है वो आयरन बहुत हैवी है, गिर जाए उनके पैर पे या ड्रिप हो करके वो टपक करके वो मेल्ट आयरन अगर उनके पाँव पे लग जाए, तो लकड़ी वॉज द सेफेस्ट थिंग कि जो उनके पैर को बचा सकता था। क्योंकि बाकी किसी भी चीज़ का पहनेंगे तो अगर लोहे का पिघला हुआ जो वो गिरे, अगर आग से पिघला हुआ लोहा अगर उनके पाँव पे गिर जाए या कहीं लग जाए तो वो दैट इज़ वेरी डेंजरस। तो इसी वजह से वो लोग वुडन शूज़ पहनते थे क्योंकि वो गिरेगा भी तो जब तक वो जलेगा तब तक वो लोग पैर निकाल लेंगे, उनको टाइम मिल जाएगा बचने का। लेकिन बाकी किसी चीज़ पे गिरेगा तो वो तो कपड़ा तो ज़्यादा देर तक वो नहीं हो पाएगा या लेदर और चिपक जाएगा पैर में, सॉर्ट ऑफ दैट। ये सोच करके उनको वुडन का शूज़ पहनना अलाउ किया, मतलब वो लोग पहनते थे। All the time there were many sounds to be heard in the forge, और पूरे समय जितने देर वो खड़े होकर के ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था उतने देर वो कंटिन्यूस साउंड जो था थम्पिंग का वो आ रहा था, बज रहा था उधर, क्योंकि काम चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं, हेल्पर्स हैं, कोई पीट रहा है, कोई इधर पटक रहा है, जो भी चीज़ें जैसे मिल में काम होता है वैसे ही काम वहाँ पे चल रहा था। द बिग बेलो ग्रोन्ड एंड द बर्निंग चारकोल क्रैक्ड, और वो जो बड़ा सा बेलो का मतलब भोंपू के जैसा एक चीज़ होता है जिससे फूंक फूंक करके हवा दी जाती है आग को और जलाने के लिए, ठीक है, ताकि आग बुझे ना और उसमें और आँच आ जाए, इसलिए उस पर ब्लो किया जाता है, फूका जाता है, फूक के तो उसको बेलो बोला जाता है। और उससे आवाज़ निकल रही थी और जो चारकोल था वो फट रहा था, टूट रहा था, जल रहा था, जैसे जैसे जलता जाता है वैसे चारकोल टूटता जाता है। द फायर बॉय शवल्ड चारकोल इनटू द मॉब, शवल्ड का मतलब होता है
बालू या बेलचा जिसको कहते हैं उससे उठा करके और कोयले को खदान में डालना, या कोई एक एरिया होता है जहाँ पे वो जल रहा होता है, जहाँ पे कोई लोहा पक रहा होता है, तो वहाँ पे चारकोल को डालना पड़ता है कंटिन्यूसली, ताकि वो आग जो है वो बुझे ना, आँच कम ना हो जाए। इसी वजह से वो कंटिन्यूसली वो डाले जा रहा था उसमें। एक फायर बॉय था वहाँ पे, एक लड़का था जिसका यही काम था कि वो देखभाल करे, आग नहीं बुझनी चाहिए और आग का आँच कम नहीं होना चाहिए। द फर्नेस विथ अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, क्लैटर का मतलब होता है आवाज़ होना, बार जितने बार वो उठा रहा था उतने देर वहाँ पे आवाज़ हो रही थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड द नॉर्थ शार्प एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। और बाहर जो थी, बाहर एक वाटरफॉल था, झरने, छोटा सा झरना था जिसकी भी आवाज़ कंटिन्यूसली आ रही थी, और वहाँ जो हवा चल रही थी वो उत्तरी हवा थी, जिसकी वजह से जो पानी था वो ऐसे झटास आ रही थी उसके अंदर। टाइल्ड रूफ था, वहाँ पे टाइल्स लगे हुए थे छत पे, उस पर जो पानी की आवाज़ें उसकी वजह से आ रही थी उसका भी साउंड आ रहा था, मतलब काफ़ी शोर था वहाँ पे आसपास, कहने का ये मतलब है। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge. और इतने सारे साउंड की वजह से ही जो ब्लैकस्मिथ था, जो मास्टर था, जो लोहार वहाँ पे काम कर रहा था, उसने शायद नोटिस नहीं किया होगा कि एक बाहरी आदमी वहाँ आकर के इतनी देर से ये सारी चीज़ों को नोटिस कर रहा है, देख रहा है, और दैट अ मैन हैड ओपन द गेट, और किसी ने वहाँ पे गेट पहले से खोल रखा है, किसी ने गेट खोला है, क्योंकि इतना शोर है, किसी ने गेट खोला होगा तो पता नहीं चला होगा, इस वजह से ये उनको वहाँ जो ब्लैकस्मिथ काम कर रहा था उसको पता नहीं चला कि किसी ने गेट खोल दिया है। एंड एंटर्ड द फॉर्ज, और मिल में घुस चुका है। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, और तब तक वो लोग नोटिस नहीं करते हैं जब तक ये फर्नेस के भट्टी के पास नहीं चला जाता है। जैसे ये भट्टी के पास गया तभी सब लोग इसको देखे, और देखे कि ये नोटिस किए कि वहाँ पे कोई आया है। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to a forge by the glow of the light which escaped through the sooty panes. तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ये वहाँ के लिए बहुत आम बात थी, क्योंकि जो वेगाबॉन्ड्स होते हैं, जो आवारा लोग होते हैं, जो भटकते इधर उधर, तो उनके लिए उस शेल्टर फॉर्ज से ज़्यादा अच्छी कोई जगह नहीं होती है, क्योंकि वो पहला आदमी नहीं था जो वहाँ पे आकर के शेल्टर ले रहा है, रह रहा है, तो वहाँ पे और भी लोग आते होंगे रात में, तो ये कोई नई बात नहीं थी उस ब्लैकस्मिथ के लिए ये देखना कि कोई आकर के वहाँ क्योंकि ठंड का मौसम था। फर्नेस जैसे ही देखते हैं लोग कि सूटी पेंस, यानी वहाँ से धुएं निकल रहे हैं, तो ज़रूर आग जल रही होगी, तो आग की गर्माहट लेने के लिए वहाँ पे लोग हमेशा वैसे राह चलते लोग आ जाते थे हमेशा। तो इसमें कोई बड़ी बात या कोई नई बात उन लोगों के लिए नहीं थी। एंड टू कम टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, तो वहाँ पे आना और अपने आप को उस आग से गर्म करना, सेक लेना थोड़ा, वो उनके लिए कोई नई बात नहीं थी ये देखना। द ब्लैकस्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, जो लोहार वहाँ काम कर रहा था वो उसको एक झलक देखता है बहुत कैजुअली, ये नहीं कि बहुत गौर से देख रहा है, तुम यहाँ क्यों आ गए हो, कैसे घुस गए तुम अंदर, ये वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं, वो उसको बस देखता है, एक झलक बहुत नॉर्मली देखता है, और इनडिफरेंटली देखता है, मतलब वैसे कि उदासीनता से कि ठीक है आ गया, क्या कोई नया आदमी थोड़ी है, या है भी तो फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और इंट्रूडर, इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठ, जिस जगह पे जिसकी ज़रूरत ना हो वो वहाँ पे घुस जाए तो उसको कहते हैं इंट्रूडर। तो अभी इंट्रूडर कौन था, जो पेडलर है वो वहाँ पे इंट्रूडर था, वो वहाँ घुस जाता है, इसलिए ब्लैकस्मिथ उसको एक बार देखता है, एक झलक देखता है, थोड़ा अलग ढंग से देखता है, लेकिन बहुत कैजुअली देखता है, ये नहीं कि वो वहाँ क्या कर रहा है या उसको यहाँ से बाहर निकालो या उसकी जगह नहीं है वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं। He looked the way people of his type usually did. अब एक रैट ट्रैप सेलर कैसा दिखेगा, ऐसा तो नहीं कि सूट बूट में दिखेगा, टिप टॉप एकदम 4 व्हीलर से उतरता हुआ, गाड़ियों से उतरता हुआ, ऐसा तो नहीं दिखेगा वो। तो उसके जैसे लोग, रैट ट्रैप सेलर या जो पेडलर होते हैं, जो जगह जगह घूम करके चीज़ों को बेचते हैं, फेरी वाले जैसे, तो उनके जैसे लोग कैसे दिखते हैं, तो वैसा ही वो दिख रहा था, उसमें कुछ खास नहीं था, ठीक है। तो उसके कपड़े गंदे थे, लॉन्ग बियर्ड विथ लॉन्ग बियर्ड, डर्टी रैग्ड
गंदा पूरा वो नहाया धोया नहीं था, ऐसा लग रहा था देख के। रैग्ड, उसके कपड़े मैले थे। विथ अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डिंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और उसके गले में उसने रैट ट्रैप्स को लटका रखा था, मतलब वो बेचता था ना रैट ट्रैप्स को, तो उसके गले में वो लटका करके रखता था और वो झनझन झनझन करते, वो चलता था तो वो आवाज़ करते थे, झनझनाते थे, तो डैंगलिंग। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, वो उनसे परमिशन मांगता है, आज्ञा मांगता है कि क्या वो वहाँ पे रात में रुक सकता है। एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नॉडेड अ हॉटी कंसेंट, और जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था, यानी वहाँ पे जो मेन जो आदमी था, वो नॉड करता है। नॉड करने का मतलब सर हिलाता है, ठीक है, हामी भरता है, नॉड करता है, सर हिलाता है, विथ हॉटी कंसेंट। हॉटी का मतलब होता है रूड, बिना किसी एक्सप्रेशंस के, कि वो पूछ रहा है कि क्या मैं रात में रुक सकता हूँ, तो बिना किसी फेशियल एक्सप्रेशन के, खड़ूस की तरह। तो हॉटी का मतलब रूड या खड़ूस बोल सकते हैं आप, घमंडी। और वो कंसेंट देता है, मतलब हाँ बोल देता है, अनुमति दे देता है कि हाँ तुम रात में रुक सकते हो। ऐसा बोलता नहीं है, लेकिन वो कंसेंट दे देता है। विदाउट ऑनरिंग हिम विथ अ सिंगल वर्ड, वो उसके साथ एक वर्ड भी बात नहीं करता है। ऐसा नहीं कि उसका स्वागत कर रहा है, वो आया है, हाँ हाँ बैठ जाओ ना, वहाँ पे कपड़े खोल लो ना, हाँ यहाँ पे अपने कपड़े रख दो, यहाँ पे सामान रख दो, खाना खा लो, ऐसा कुछ भी नहीं। वो बस सर हिला करके उसको इजाज़त दे देता है कि तुम हाँ रात में वहाँ रुक सकते हो, और कोई भी बातचीत नहीं करता उससे। थोड़ा घमंडी, एरोगेंट, इस तरीके का उसका एटीट्यूड था। किसका? जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था उसका, जो वहाँ पे मेन आदमी था, जो मेन लोहार था जो काम कर रहा था, बाकी उसके सारे हेल्पर थे। तो वो मेन आदमी के बारे में बात हो रही है कि वो उसको परमिशन दे देता है वहाँ पे रुकने की, और बाकी कुछ भी वो बोलता नहीं है। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर। और ट्रैम्प कौन है? देखो अभी तक 3 वर्ड हमारे रैट ट्रैप सेलर के लिए मिल गए हम लोगों को। एक वेगाबॉन्ड था, एक ट्रैम्प मिला, और कल मिला था एक पेडलर, ठीक है। तो ट्रैम्प का मतलब भी वही होता है, आवारा, जो इधर उधर भटकता रहता है। तो ट्रैम्प भी यानी कि पेडलर भी कुछ बोलता नहीं है। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उससे कोई बात कर रहा है नहीं कर रहा है, वो भी वहाँ पे आया था बस अब गर्माहट के लिए। वो थोड़ा सा उसको आग मिल गया है, गर्माहट मिल गई है, रात बिताने का जगह मिल गया उसको, जंगल में अकेले नहीं रहना पड़े। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वो नियर डेथ एक्सपीरियंस ले करके आया है, जब उसको लगा था कि अब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, क्योंकि वो इतना डर गया था, इतना निराश हो गया था कि अब इस जंगल से पता नहीं वो निकल पाएगा कि नहीं, या रात में उसकी कहानी ख़त्म है, कोई जंगली जानवर आकर के उसको खा जाएगा, या कोई चोर लुटेरा आके उसको मार देगा, या क्या पता नहीं। सोच करके वो इतना ज़्यादा थक गया घूमते घूमते और रास्ता ढूंढते ढूंढते कि वो नियर डेथ एक्सपीरियंस लेकर के आया था। तो अब उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वहाँ लोग उसको क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, बात कर रहे नहीं कर रहे, घमंडी है या क्या है नहीं पता। बस उसको रहने के लिए हाँ बोल दिया, उतना काफ़ी है उसके लिए, उसको भी ही डजंट केयर। वो वहाँ पे उसको गर्माहट मिल गई है और सोने की जगह मिल गई है, दैट इज़ इनफ फॉर हिम। In those days, the Ramzo iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. अच्छा, ये जो रामजो वर्क था ये तो बंद हो गया था इनके हिसाब से, मतलब जहाँ जैसे इतना बड़ा जो फैक्ट्री था वो अब नहीं रहा था, लेकिन टुकड़ों में काम चल रहा था, ये पूरी तरीके से शट नहीं हुआ था, ठीक है। जो लोग इसको बनाए थे या जिनके जो मेन मालिक थे, जो लोग का ऐसा बट जो लार्ज प्लांट था, वो उतना बड़ा सप्लाई वगैरह सब कुछ बंद भले ही हो गया था, लेकिन छोटा बहुत काम चल रहा था अभी भी। तो अभी इस रामजो आयरन वर्क को एक बहुत नामी ग्रामी आदमी संभाल रहे थे। प्रोमिनेंट का मतलब होता है जाने माने, वहाँ के एक बहुत ही प्रोमिनेंट, वहाँ के प्रसिद्ध या यू कैन से आयरन मास्टर थे वहाँ पे, जो अभी जो कारोबार को संभाल रहे थे, जो उसकी देखभाल कर रहे थे। तो वो वहाँ पे एक ऐसे आदमी थे, ये प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, ये प्रोमिनेंट का मतलब है प्रसिद्ध, ठीक है। तो अभी जो रामजो वर्क है, जैसे आयरन टाटा आयरन एंड स्टील है, तो वो अभी रतन टाटा अभी फ़िलहाल जो भी हैं वो उसको संभाल रहे हैं, और उसके बाद कोई और आएगा एयर या कोई और उसको संभालने लगेगा, ठीक है। तो उस तरीके से
तो अभी जो रामजो आयरन वर्क को जो संभाल रहे थे वो बहुत ही प्रसिद्ध, वहाँ के बहुत अच्छे जाने वाले लोग थे। तो वो क्या कर रहे थे कि उनका मेन एम्बिशन क्या था, वो बहुत एम्बिशियस थे। मतलब वो उनका एक गोल था कि बाहर मार्केट में अच्छा आयरन, अच्छी क्वालिटी का आयरन सप्लाई किया जाए। ठीक है, मतलब वो अच्छे इंसान थे। इससे ये पता चलता है कि उनका जो मेन एम था, ही वॉज विथ ग्रेट एम्बिशन। उनका एक ही यू कैन से गोल था, एक ही एम्बिशन मीन्स एक ही, क्या कहते हैं उसको, आई जस्ट फॉरगॉट द वर्ड। एम्बिशन को क्या कहते हैं, एक ही लक्ष्य, उनका एक ही लक्ष्य था कि वो मार्केट में, बाहर मार्केट में लोगों के पास अच्छी क्वालिटी का आयरन पहुँचे। तो ये एक किस इंसान का ऐसा एम्बिशन होता है, लक्ष्य होता है, किसका होता है? जो इंसान मन से अच्छा होता है, जो एक अच्छा आदमी होता है, इसीलिए इनको प्रोमिनेंट आयरन मास्टर बोला गया है। ठीक है, तो ये चाहते थे कि मार्केट में बाहर लोगों के पास नकली नहीं, असली चीज़, अच्छा आयरन पहुँचे, और इसीलिए इनको प्रोमिनेंट भी बोला गया है। ही वॉच बोथ नाइट एंड डे, वो वहाँ पे सुबह और शाम दोनों आते थे, ये इंश्योर करने के लिए कि वहाँ काम ढंग से चल रहा है या नहीं, लोग काम चोरी तो नहीं कर रहे, कोई मिलावट तो नहीं कर रहे, और उनका एम्बिशन फुलफिल हो पाएगा या नहीं। ठीक है, टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, वो ये ध्यान में रखते थे और खुद से जा करके ये चीज़ों का ध्यान रखते थे कि उनका जो एम्बिशन है उसमें लोग चोरी तो नहीं कर रहे हैं, उसमें लोग मिलावट तो नहीं कर रहे हैं, वहाँ तक जो चीज़ें पहुँच रही हैं वो सही है या नहीं। ठीक है, and at this very moment he came into the forge as one of his nightly rounds of inspection। और आज भी जैसे वो सुबह शाम दिन रात वहाँ सुबह और शाम 2 बार आकर के इंस्पेक्शन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं इन चीज़ों की, आज भी वो वहाँ फौज में आ गए हैं ये देखने के लिए कि उनका काम ढंग से चल रहा है या नहीं। और उस दिन वहाँ कौन मौजूद है? एक नया आदमी, पेडलर मौजूद है, और उसने क्या किया है? चोरी की है। तो अब यहाँ पे एक नया ट्विस्ट यू कैन से कि कहानी का दूसरा प्लॉट शुरू हो रहा है, कहानी में ट्विस्ट आ रहा है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, क्योंकि आयरन मास्टर है, उसके मिल में कोई दूसरा आदमी आकर के लेटा हुआ है और जो कि एक चोर है। सो वी विल सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।